आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। जब जब बात होती है न्यूक्लिक एसिड्स की तो इससे मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड से मतलब क्या है? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म 9-10 से याद होगी आपको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। जिस तरीके से एक मोतियों की माला बहुत सारे मोती से बनी होती है, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। किससे बने होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से। तो एक सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, आर पॉलीमर्स ऑफ, आपने आंसर लगाना होता है न्यूक्लियोटाइड्स। किससे बने होते हैं? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम इसे समझते हैं थोड़ा सा कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें होता है एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है एक पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, और एक फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉस्फेट तो आपने केमिस्ट्री में ही सुन रखा होगा, ये वही वाला फॉस्फेट है। पेंटोस शुगर से मतलब होता है 5 कार्बन का शुगर। ये आप 9-10 से सुनते आ रहे हैं कि पेंटोस शुगर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाता है राइबोस शुगर। क्या कहलाता है? राइबोस शुगर, बायोमोलिक्यूल में भी आपने सुना था। और एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए में। किसमें होता है ये? आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में। अब राइबोस शुगर डिफर्स फ्रॉम डीऑक्सी राइबोस शुगर इन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। ये बात आप पहले भी कई बार सुन चुके हो। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो कहलाते हैं प्यूरिन्स और दूसरा कहलाते हैं पायरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। प्यूरिन्स आर एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को शॉर्ट में ए भी लिख देते हैं, ग्वानिन को जी। एंड पायरिमिडीन्स आर साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन और यूरेसिन। साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिन, शॉर्ट में सी, टी और यू। 9-10 में आपने ऐसे भी सुना था कि डीएनए के अंदर प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स होते हैं साइटोसिन और थाइमीन। आरएनए के अंदर प्यूरिन सेम, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स होते हैं साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल। तो इसका मतलब फिर एक सिंपल सी बात जो 9-10 से सुनते आ रहे हो कि डीएनए के अंदर होता है थाइमिन, आरएनए के अंदर इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट। ठीक है ना। इसके अलावा आप 9-10 से ये भी सुनते आए हो कि हमेशा प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है और ए हमेशा बाइंड करता है टी के साथ बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सी बाइंड करता है जी के साथ बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये बात भी आप 9-10 से सुनते आए। ठीक है ना। इसके अलावा 9-10 में आपने एक डबल हेलिकल मॉडल देखा था डीएनए का, कुछ इस तरीके का, जिसे वाटसन क्रिक मॉडल बोला जाता है। इसके अंदर आपने ये बात सुनी थी, ये जो डबल हेलिकल मॉडल आपने 9-10 में सुना था, ये वाटसन क्रिक ने दिया था, है ना, वाटसन एंड क्रिक ने इन 1953, है ना। हम बात करेंगे 12th क्लास में क्या दे रखा है इसके बारे में। अब ये बात आप 9-10 से सुनते आए हो कि ये जो डीएनए है जो वाटसन क्रिक ने बताया था वो एक्चुअल में बीडीएनए था। कौन सा डीएनए था? वो बीडीएनए। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए की भी। इस बार आपने ये भी सुना था कि जो डीएनए का डायमीटर होता है वो होता है 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, और ये जो हेलिकल टर्न है ऐसे होता है गोल जीना होता है ना, इस तरीके से। ठीक है ना। इसमें 1 हेलिकल टर्न की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, और 1 हेलिकल टर्न के अंदर 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। ये बात आप 9-10 से सुनते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें छोटी सी बात मुझे आपको और बतानी कि शुरुआत में होता है जैसे पेंटोस शुगर होता है, आपने बायोमोलिक्यूल में भी देखा था कुछ इस तरीके का। ये पेंटोस शुगर है ना, पेंटोस शुगर। 1 2 3 4 कार्बन, 5 वही है, CH2OH, है ना। इधर भी एक OH,
एक H होगा, H इधर अगर OH, H OH, तो अगर 2 नंबर कार्बन OH है तो ये राइबोस शुगर होगा, नहीं होगा तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। अब यहाँ पर ये इसका पहला कार्बन है ना, तो पहला कार्बन पे जहाँ OH लगा है यहाँ पर आगे लगता है इसमें नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस हमेशा कहाँ कर जुड़ता है, फर्स्ट कार्बन के OH की तरफ, ठीक है ना, बाई N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, बाई N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले होता ही क्या है कि पेंटोज शुगर से आगे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस उसके फर्स्ट कार्बन पर बाई N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में जुड़ जाते हैं फिर ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। जब तीनों जुड़ जाते हैं तो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, और एक लफ्ज और है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहने से मतलब ये होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो इस वक्त ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोसाइड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो इसका 5th कार्बन है यहाँ पर इसका जो OH है इधर की तरफ आगे जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या आगे जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि फॉस्फेट ग्रुप किधर आगे जुड़ता है, 5th कार्बन पर, और नाइट्रोजन बेस कहाँ आगे जुड़ता है, फर्स्ट कार्बन पर, है ना, 5th कार्बन पर बाय फॉस्फोईस्टर लिंकेज। किससे आगे जुड़ता है ये, बाय फॉस्फोईस्टर लिंकेज। अभी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है 12th में भी, तो आपको याद होनी चाहिए कि जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उस दौरान सबसे पहले पेंटोज शुगर से आगे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस उसके पहले कार्बन पर बाय N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और फिर बाद में आगे जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप उसके 5th कार्बन पर बाय फॉस्फोईस्टर लिंकेज। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तब ये कहता है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन उस वक्त जबकि पेंटोज शुगर से सिर्फ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड पर जब एक फॉस्फेट ग्रुप आगे जुड़ जाता है उसके 5th कार्बन पे, ये कहलाता है फिर न्यूक्लियोटाइड। क्या इतनी बात समझ में आ रही, अच्छा। थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हमने बायोमोलिक्यूल में सुन रखा है प्यूरिन और पायरिमिडीन के बारे में। जैसे कि ये बात आप जानते हो कि प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1, 3, 7 एंड 9 पोजिशन। नाइट्रोजन कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, 1, 3, 7 एंड 9 पोजिशन। और ये जो पायरिमिडीन्स हैं दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1 and 3 पोजिशन, नाइट्रोजन एट 1 and 3 पोजिशन। एक बार डायग्राम बना लेते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमने सुन रखा है कि प्यूरिन्स में 2 नाम है, एडेनिन एंड ग्वानिन। डायग्राम बना लेते हैं इन डबल रिंग स्ट्रक्चर का, कुछ इस तरीके का होगा एडेनिन, है ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। मैं नाम नीचे लिख देता हूँ, ये है एडेनिन और ये है ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन। 1 कार्बन यहाँ पर 1 पर है नाइट्रोजन, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन। यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1, 3, 7 और 9 पोजीशन, 1, 3, 7 और 9, ठीक है ना। और पैरामिडीन्स हैं साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए ये है साइटोसिन, ये है थायमिन, और ये यूरेसिल। अब इनके स्ट्रक्चर भी पहचानने के लिए आते हैं। आप याद रखेंगे इधर जो पहला नाम है इधर आपको लगा देना है अमाइनो ग्रुप NH2 पहले वाले, और बाकी सब पर लगा देना डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इधर नीचे जो पैरामिडीन्स है इधर सब पर इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थायमीन यूरासिल का डायग्राम सेम ही लग रहा है ना। तो थायमीन में एक्चुअल में यहाँ पर
एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ा होता है, तो थायमीन इज 1 2 3 4 5, 5 नंबर कार्बन पर, इट इज 5 मिथाइल यूरेसिल। तो अगर देखा जाए, जैसे सवाल में अगर पूछा जाए कि जो प्यूरीन्स हैं उनके रिंग में कितने नाइट्रोजन, 1 2 3 4, तो प्यूरीन्स के रिंग में कितने नाइट्रोजन है, रिंग स्ट्रक्चर तो आप बोलेंगे 4, लेकिन टोटल कितने होते हैं, तो आप देख इसका इधर आ जाता है अमाइनो ग्रुप, टोटल कितने होते हैं, तो टोटल नाइट्रोजन अगर पूछे जाएंगे प्यूरीन्स में, आप बोलेंगे टोटल 5 नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन आइटम टोटल कितने होते हैं, 5, और रिंग में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 नाइट्रोजन आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। इधर आप देखोगे इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो 1 और 3 पोजिशन, 1 और 3 पोजिशन पर, 1 और 3 पोजिशन, ठीक है ना, 1 और 3 पोजिशन, ठीक है ना। यहाँ पर H होगा जो दिखाया नहीं मैंने डायग्राम में। खैर, तो मुझे बात ये बतानी थी कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1 और 3 पोजीशन पर, और इसके अलावा थायमीन में 5th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए थायमीन में 5 मिथाइल यूरेसिल, ऐसे भी सवाल पूछा गया है। तो इनके डायग्राम आपको बिना देखे आने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? फिर बता देता हूँ, मैंने आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से मतलब होता है डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, तो एक सवाल बनता है न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। पेंटोज शुगर भी 2 तरीके की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब अगर 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कहलाती है राइबोज शुगर, और यहाँ पर सिर्फ H होता है तो ये कहलाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 तरीके होते हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स आर एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडीन्स आर साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। प्यूरीन हमेशा जोड़ता है पैरामिडीन से, उसमें भी ए हमेशा जोड़ता है टी से बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी जोड़ता है सी से बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर यहाँ पर आरएनए का केस होता तो ए के सामने फिर यू आ जाता है, क्योंकि आरएनए में टी की जगह यू प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जो हम 9-10 में सुनते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर वो बी डीएनए होता है, और इसके अंदर जो डीएनए की डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर होती है। 1 हेलिकल टर्न का लेंथ 3.4 नैनोमीटर होता है, और 1 हेलिकल टर्न में 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। कितने? 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में या 2 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर होगा। इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हैं ना, 1 0 आगे बढ़ जाएगा। फिर मैंने ये बताया कि एनसीईआरटी में बात दे रखी है कि पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस आगे जुड़ता है उसके फर्स्ट कार्बन पर बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और उसके 5th कार्बन पर आगे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है बाय फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। सवाल आपको याद होने चाहिए। एक बार हमने प्यूरीन पैरामिडीन के स्ट्रक्चर देख लिए। प्यूरीन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1 3 7 एंड 9 पोजीशन, 1 3 7 एंड 9 पोजीशन। और उसके अलावा हमने ये देखा कि इधर दोनों के स्ट्रक्चर में पहले वाले में यहाँ पर NH2 होता है, इधर इसका NH2 इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इधर सब में डबल बॉन्ड। पुराने पेपर इनके स्ट्रक्चर को दिखा के भी नाम पूछा गया है। सवाल अगर आपसे पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे प्यूरीन्स। 3 ऑप्शन ये दे रखे होंगे, चौथा ऑप्शन या तो एडेनिन होगा या गुआनिन होगा। इसमें सवाल ये आ चुका है कि प्यूरीन्स में रिंग में स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजन आइटम होते हैं, आप बोलेंगे 4, और हर एक प्यूरीन के अंदर टोटल कितने नाइट्रोजन आइटम होते हैं, आप बोलेंगे 5, ठीक है ना। और इधर थायमीन के 5th कार्बन पर जब मिथाइल ग्रुप आ जाता है, मतलब ये तो स्ट्रक्चर यूरेसिल का है, इधर 5th कार्बन पर जब मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसे फिर थायमीन बोला जाता है। तो इसका मतलब फिर हुआ थायमीन इज 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। थोड़ा सा अब न्यूक्लिक एसिड्स की हिस्ट्री पर जाते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मीस्चर ने फ्रॉम द न्यूक्लियस। लाइन पूरी है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। क्योंकि फ्रेडरिक मीस्चर ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस से, इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। तो एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी से सवाल बन सकता है कि डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, डीएनए वाज फर्स्ट identified by Frederick Miescher from the nucleus। एनसीईआरटी में दे रखा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, लाइन पूरी है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स मतलब डेड WBCs, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स एंड नेम्ड इट न्यूक्लीन। और क्योंकि न्यूक्लियस से निकाला था इसलिए उसका नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लीन। बाद में एल्टमैन ने इसका नाम न्यूक्लीन से चेंज कर दिया था न्यूक्लिक एसिड में, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो एक सवाल कंपटीशन फिर ये पूछा जाता है कि अगर डीएनए का एक सॉल्यूशन माना जाए तो उसका पीएच कैसा होगा, तो आपको आंसर लगाना था एसिडिक, है ना।
तो याद रहे कितनी बात। तो डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मीस्चर। सवाल ये पूछा जाता है डीएनए सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, आंसर लाइन फ्रेडरिक मीस्चर। ऑप्शन मीस्चर दे रखा था, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन। बाद में एल्टमैन ने ये नाम न्यूक्लिन चेंज कर दिया था इनटू न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पीएच कैसा होगा डीएनए का सॉल्यूशन अगर लिया जाएगा तो आप आंसर बोलेंगे एसिडिक। याद रहे कितनी बात, ठीक है। उसके बाद दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे फोटोग्राफ लिए डीएनए के, एक्सरे फोटोग्राफ लिए डीएनए के। इन्होंने जो एक्सरे फोटोग्राफ लिए डीएनए के वो तो कुछ इस तरीके से थे, कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इससे जो डेटा निकाला था वो ये कि डीएनए का डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर, जो आप 910 से सुनते आ रहे हैं, डायमीटर ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर। इसके अलावा 1 हेलिकल टर्न का लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर और 1 हेलिकल टर्न में 10 पेयर्स ऑफ बेसेस आर स्टैक्ड। ये 3 डेटा निकाले जो आप 910 से सुनते आ रहे हैं। इनका जो इंफॉर्मेशन था एक्सरे फोटोग्राफ का, जैसे हम कह सकते हैं कि ये इनका एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की मदद से वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया, मतलब जो मॉडल आप लैब के अंदर देखते हो। तो मुझे एक बात तो ये बतानी थी कि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे फोटोग्राफ लिए डीएनए के और ये बात बताई कि डीएनए हेलिक्स होता है, डीएनए इज अ हेलिक्स। ये सवाल एनसीईआरटी से बनाया गया है पुराने पेपर में कि डीएनए इज अ हेलिक्स। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, तो आपको ऑप्शन दे रखा होता विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने डीएनए के इंफॉर्मेशन भी दी कि उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, 1 हेलिकल टर्न का लेंथ 3.4 नैनोमीटर होता है एंड 10 पेयर ऑफ बेसेस आर स्टैक्ड इन इट, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को लेकर यानी कि फ्रॉम द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जिन्हें शॉर्ट में वॉटसन क्रिक के नाम से जाना जाता है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953, ठीक है ना। इधर एक डेट एनसीईआरटी ये भी दे रखी है, डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मीस्चर ने इन 1869 और वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का बनाकर दिखाया इन 1953 और उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन किससे ली थी, फ्रॉम द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इसके बाद विल्किंस, वॉटसन और क्रिक को, विल्किंस, वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया इन 1962, नोबेल प्राइज दिया गया इन 1962। हाँ, इसमें बच्चे पूछते हैं सर ये फ्रैंकलिन को क्यों नहीं दिया गया, तो इनकी ओवेरियन कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी थी। 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए देने के लिए विल्किंस, वॉटसन और क्रिक को। कितनी बात याद रहेगी। इसमें एक छोटी सी लाइन आप और याद कर सकते हैं, चारगाफ रूल। चारगाफ रूल ये कहता है, पहली बात तो ये कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एप्लीकेबल है ना। अब आप ये बात जानते हैं कि प्यूरिन हमेशा बाइंड करता है पैरामिडीन से, है ना। प्यूरिन हमेशा किससे बाइंड करता है, पैरामिडीन से, जानते हैं आप पहले से ये बात। प्यूरिन पैरामिडीन से बाइंड करता है, यानी ए हमेशा बाइंड करता है टी से और सी हमेशा बाइंड करता है जी से, है ना। तो इन्होंने बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अगर आप डीएनए का देखेंगे तो आपको प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन के बराबर मिलेंगे, प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन के बराबर मिलेंगे। अब प्यूरिन क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पैरामिडीन्स क्या होते हैं, थायमीन और साइटोसिन। तो इसका मतलब इसको अगर हम इधर ले आए तो A+G अपॉन T+C हमेशा बराबर मिलेगा, =1। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि चारगाफ रूल किस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप बोलेंगे चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तो कोई भी कितना हो सकता है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्योंकि अगर A T से जुड़ेगा, C G से जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है जितना A होगा उतना ही T होगा, जितना G होगा उतना ही C होगा, इसलिए A+G अपॉन T+C हमेशा बराबर 1 के ही आएगा। कितनी बात समझ में आ रही, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी में इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ही डायग्राम दे रखा है।
अगर हम उसको ध्यान से समझ लेते हैं तो हम कुछ और नए सवाल कंपटीशन के याद कर सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का, फिर आपको कुछ और नए सवाल याद कराता हूँ, ठीक है। देखिए इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को मैंने दिखा दिया और इसके सामने ये दूसरी चेन भी एक बन सकती है, मैंने बनाया नहीं पूरा का पूरा। इधर जी ए है तो ए के सामने टी है और जी के सामने सी। इसको थोड़ा डबल से दिखा दिया, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं एडेनिन गुआनिन, इनको सिंगल दिखाया, साइटोसिन थायमिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये बात आप पिछले डायग्राम में भी सुन चुके हैं कि ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, इससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ बाई एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसी पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ बाई फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है ना। और ये जो 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये आपस में जुड़े हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात आप यहाँ पर ही नोटिस कर रहे होंगे, आपको बताया भी जाता है कि डीएनए का डायमीटर लगभग 2 नैनोमीटर होते हैं। तो 2 नैनोमीटर इसलिए होता है क्योंकि एक डबल रिंग वाला एक सिंगल रिंग से जुड़ रहा है, एक डबल रिंग वाला एक सिंगल रिंग से जुड़ रहा है, यानी कि प्यूरिन हमेशा जुड़ता है पैरामिडीन से। अब आप ये देख रहे हो कि बैकबोन ऑफ डीएनए जो है वो बनी हुई है शुगर और फॉस्फेट, पेंटोज शुगर है और साथ में फॉस्फेट है। तो एक सवाल कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है कि द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, तो आपको आंसर लगाना होता है शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है ना। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अगर हम साइलेंट फीचर पढ़ें तो उसमें पहली बात तो ये कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसकी लेंथ, जिसकी विड्थ हमें 2 नैनोमीटर नज़र आती है, और हर हेलिकल टर्न के अंदर, मतलब मैं इसको दोबारा से बना के दिखाऊं कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो कि वॉटसन क्रिक ने दिया था, उसका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है ना। 1 हेलिकल टर्न के बीच का डिस्टेंस, 1 हेलिकल टर्न के जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है, 3.4 नैनोमीटर, जिसमें कि 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है ना। 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो 1 हेलिकल टर्न की लेंथ, 1 हेलिकल टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि इसकी जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर है, 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, उसकी डायमीटर 2 नैनोमीटर है, ठीक है ना। बैकबोन डीएनए का बना हुआ है शुगर और फॉस्फोरस से, और नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्ट इनसाइड, बेसिस आर प्रोजेक्ट्स इनसाइड। तो एक सवाल तो यहाँ पर ये पूछा जाता है, द वेरिएबल पार्ट ऑफ डीएनए इज, आप देख रहे हो पेंटोज शुगर वही सेम रहेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप वही रहेगा,
जो चीज़ थोड़ी थोड़ी देर पर चेंज हो रही है वो क्या, नाइट्रोजनस बेस। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि द वेरिएबल पार्ट ऑफ डीएनए, वेरिएबल पार्ट ऑफ डीएनए, तो आपको आंसर लगाना चाहिए नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि कौन सा पोर्शन है डीएनए का जिसे रिमूव कर दिया जाए तो डीएनए की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन बेस, क्योंकि तो अंदर की तरफ है, तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो डीएनए की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल कहने से मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का तो मतलब ये है कि ए जुड़ेगा हमेशा टी से, सी जुड़ेगा हमेशा जी से। एंटी पैरेलल कहने का मतलब है जैसे कि दोनों की अगर एक ही तरफ डायरेक्शन तो पैरेलल कहलाते हैं, और अगर इस तरीके से तो एंटी पैरेलल कहलाते हैं। एंटी पैरेलल इसलिए बोलते हैं जैसे कि एक स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरी स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, यहाँ लिखा भी जाता है। एक स्ट्रैंड को लिखा 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो दूसरी स्ट्रैंड होगी इधर 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि 5 प्राइम एंड पर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होता है। सवाल ये पूछा जाता है 5 प्राइम एंड पर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3 प्राइम एंड पर हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है ना। अभी जो डीएनए होता है ये हेलिकल मॉडल, जैसे गोल्जीना होता है ना, गोल्जीना है ना, तो ये जो गोल्जीना होता है इसमें जैसे आपने एक स्टेप पे पैर रखा तो अगला स्टेप इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस तरीके से होगा कि कुछ टाइम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फर्स्ट स्टेप के जस्ट ऊपर आ जाएगा, तभी तो जीना गोल होगा, है ना। तो ये जो एक लेंथ होती है यही कहलाता है 1 हेलिकल टर्न। 1 हेलिकल टर्न का लेंथ कितना है डीएनए का, 3.4 नैनोमीटर, और इसमें 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या 10 पेयर ऑफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं। याद रहे कितनी बात। अब क्योंकि कुछ कुछ टाइम के बाद पहला, जैसे कि सपोज ये पहला वाला पेयर है ना, और 10वें के बाद जो 11वां पेयर हो जस्ट इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ टाइम के बाद पेयर जस्ट एक दूसरे का अपोजिट आ रहे हैं, इसकी वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो स्टैक्स है डीएनए का, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें हेलिकल टर्न होने की वजह से कुछ कुछ टाइम के बाद हर एक स्टेप के ऊपर एक दूसरा स्टेप आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी डीएनए की बढ़ जाती है। एनसीईआरटी के लाइन है, इस पर भी सवाल पूछे जा चुके हैं। खैर, तो मुझे आपको बताना था कि डीएनए का जो सेलाइन फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर ये कि डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर है, 1 हेलिकल टर्न का लेंथ 3.4 नैनोमीटर है, 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। यही वो डीएनए है जिसे बीडीएनए बोला जाता है, और इस बीडीएनए को ही एक्सप्लेन किया था वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। और इसमें जो हेलिकल टर्न बन रहा है, इसमें डीएनए टर्न हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर हेलिकल टर्न के अंदर ये 36 डिग्री पर टर्न होते रहते हैं। एक खास बात और, डीएनए में जो हेलिक्स बन रहा है ये इस तरीके का है, यानी कि राइट हैंडेड हेलिक्स है। कैसा है ये? राइट हैंडेड हेलिक्स। ये सब एनसीईआरटी के छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिस पर कि पुराने पेपर में सवाल आ चुके हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक निश्चर ने फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल्स, और नाम दिया था उसको न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस से निकाला था। बाद में एल्डमैन ने इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड डीएनए को, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। तो अगर पूछा जाता है द सॉल्यूशन ऑफ डीएनए इज, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डीएनए इज एसिडिक। उसके बाद मैंने बताया आपको कि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे फोटोग्राफ लिए डीएनए के, जो कुछ इस तरीके के थे, जो कि रेडियोलॉजिस्ट समझ सकता। हम इसको याद कर सकते हैं, इस फोटोग्राफ से उन्होंने जो डेटा निकाला था वो हमें याद करना है। उन्होंने ये बताया इसको देखकर कि डीएनए एक हेलिक्स है। डीएनए एक हेलिक्स सबसे पहले किसने बताया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। इसके अलावा उन्होंने बताया डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, 1 हेलिकल टर्न का लेंथ 3.4 नैनोमीटर होता है, जिसमें 10 पेयर ऑफ बेसेस स्टैक्ड होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं। उसके बाद इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो कि विल्किन और फ्रैंकलिन ने दिया था, इसकी मदद से वाटसन एंड क्रिक ने दिया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए 1953 में। उसके बाद विल्किन, वाटसन, क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में। इस पर एनसीईआरटी में एक बात ये भी दे रखी है, क्रिक जिन्होंने कि डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, इट वाज अ मैन ऑफ फिजिक्स। एनसीईआरटी में क्योंकि लाइन दे रखी इसलिए सवाल पूछा जा चुका है। क्रिक किस फील्ड का बंदा था? आपको बोलना है फिजिक्स का बंदा था। चारगाफ रूल ये कहता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एप्लीकेबल है, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन होंगे उतने पैरामिडीन होंगे, यानी कि A+G हमेशा बराबर होगा T+C के, और आप इसको ऐसे कह सकते हैं A+G अपॉन T+C हमेशा बराबर 1 के होगा। फिर हमने एक डबल हेलिकल मॉडल बनाया डीएनए का, इसका ओपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाया। इससे हमने कुछ सवाल याद किए कि 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होते हैं, बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, अंदर की तरफ होते हैं, पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है न्यूक्लियोसाइड से बाय फॉस्फोएस्टर लिंकेज, और इसके अलावा जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यही सवाल अगर ऐसे पूछ रहे जैसे कि एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजन, ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड।
ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। सवाल आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो आपको बोल देना है या तो फॉस्फोईस्टर लिंकेज ऑप्शन दे रखा होगा, या ऑप्शन आपको दे रखा होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होती है, यानी एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी और दूसरी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। ये जो डीएनए का मॉडल बताया जाता है ये BDN है, जिसको वाटसन क्रिक ने एक्सप्लेन किया था। इसमें राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और हर एक न्यूक्लियोटाइड 36 डिग्री पर टर्न हुआ रहता है। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई?